नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी शाम को 6 बजे हिस्ट्री क्लास होती है, तो मैं हर्ष शुक्ला आपकी हिस्ट्री क्लास के साथ आपके बीच में फिर हाजिर हूँ। आज हम लोग करेंगे वैदिक काल। वैदिक काल के हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग वैदिक काल के कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे वैदिक काल के कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका पहला पार्ट 1 अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके उसे देखिए, वो आपके लिए वो भी बराबर इक्वल इम्पोर्टेंट है। आपका पहला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? देखो, जो आपके धर्मशास्त्र होते थे उसमें टैक्स, जो टैक्स सिस्टम था वो कितना था, कितने कितने परसेंट था, या कितना कितना था? तो वो आपका राइट आंसर होगा 1/6। 1/6 भाग जो था वो आपका भू राजस्व था। मतलब अगर आप 6 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से आपको 1 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। 1/6 ये आपका था भू राजस्व की दर, ये आपका टैक्स पड़ता था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? क्या ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग या महाभारत युग? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, तो ये आपका ब्राह्मण युग है। ब्राह्मण युग का काल है। कब का काल है? ब्राह्मण युग का, ठीक है। ब्राह्मण युग का काल है आपका ये आपका ब्राह्मण युग का काल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ब्राह्मण युग कब से कब तक? 800 से 600 ईसा पूर्व। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? ये जो छुआछूत ये सब है, ये कब से आई है? तो देखो, वर्ण व्यवस्था धर्म आधारित मतलब जन्म आधारित हो गई थी। कब? आपकी उत्तर वैदिक काल में। लेकिन ये पूछ रहा है अछूत की अवधारणा, मतलब किसी को छू लेने से हम अछूत हो जाएंगे, ये सब कब? ये सब जो कुरीतियां हैं, ये कुरीतियां कब आई हैं? ये जो कुरीतियां हैं ये कब आई हैं? तो ये आपको याद रखना है, कब आई हैं? धर्मशास्त्र के काल में। जब धर्मशास्त्र का काल था उस टाइम पे ऐसी कुरीतियां आ गई, लोग ऐसा मानने लगे कि किसी को छूने से अ, अब कितनी, देखिए कितनी वैसी बात है कि उनके बनाए जूते पहनेंगे और उनका छुआ पानी नहीं पिएंगे। तो ये अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र काल के दौरान से आई है। इस तरह की कुरीतियों से हमें बचने की जरूरत है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। गायत्री मंत्र देवी सावित्र या फिर भगवान सूर्य को जो संबोधित है, हमारा गायत्री मंत्र देवी सावित्र को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक से जो है आपका लिया गया है? कहाँ मिलता है गायत्री मंत्र? क्या ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, उपनिषद है या भगवत गीता है? तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद, हमने पिछली क्लास में देखा था। ऋग्वेद से हमको गायत्री मंत्र मिल रहा था, ठीक है। ऋग्वेद आपका, ये आपको सीधा सीधा याद रखना है, सीधा 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 क्वेश्चन मिलता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। न्याय दर्शन को प्रचारित किया, जो आपका न्याय का दर्शन था इसको किसने प्रचारित किया? चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने या जैमिनी ने? तो न्याय दर्शन, ये जो दर्शन वाले क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। आपका आंसर क्या होगा? गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, निष्क किससे जाने जाते थे? तो प्राचीन भारत में निष्क जो है वो स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। निष्क कौन होते थे? स्वर्ण आभूषण। थोड़ा आज हम लोग तेजी से करेंगे, जहाँ पे लगेगा आपको समझाने की जरूरत है मैं समझा दूंगा। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं,
योग दर्शन। योग से तो आप जोड़ सकते हैं। योग इस समय कौन से योग गुरु बहुत फेमस हैं? बाबा रामदेव। उनके कौन से प्रोडक्ट आते हैं? पतंजलि करके कंपनी है कोई, तो ये ऋषि पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक थे। पतंजलि होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, पतंजलि होगा आपका राइट आंसर। योग दर्शन। करें योग रहे निरोग। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? क्या तक्षशिला था, अतरंजी खेड़ा था, कौशाम्बी था, या हस्तिनापुर था आपका? आप लोग आंसर करिएगा। तो जब भी लोहे की खुदाई के प्राचीनतम प्रमाण की बात करें, ठीक है, प्राचीनतम प्रमाण की बात करें तो अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा। ठीक है, अतरंजी खेड़ा होगा आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? संकलन जो है ऋग्वेद पे आधारित है। यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का? बताइए। तो आप याद रखिएगा सामवेद। सामवेद का संकलन किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे। संकलन जो है किस पे आधारित है? ऋग्वेद पे। ऋग्वेद पे आधारित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, जो आपका कर्म का सिद्धांत है, इसमें भगवान कृष्ण ने भी कर्म के सिद्धांत की बात की है, तो किससे संबंधित है वो? न्याय से, मीमांसा से, वेदांत में, या फिर वैशेषिक में? कर्म का सिद्धांत, तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। मीमांसा, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। चरक संहिता, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ये क्वेश्चन का आंसर तो सबको पता होगा। चरक संहिता किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता आपकी चिकित्सा से संबंधित है। चिकित्सा से। एक बार मैं बताता चलूं कि ये जो आपकी क्लास है यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप केवल इतने क्वेश्चन लगा के चले जाइए। अगर आपके वनडे एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन मिल जाए तो आप बताइएगा, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। जितना टफ क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, मैं उतना ढूंढ के ला रहा हूँ, टॉपिक वाइज ला रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं है कि आज आपने हड़प्पा काल पढ़ा है, कल आपने जो है कुछ और पढ़ा है, उसके बाद आपका बिल्कुल सब सीक्वेंस में चल रहा है। जैसे आपकी हिस्ट्री सीक्वेंस में चली है, वैसे आपका सीक्वेंस में क्लास चल रहा है। ऐसे ही आपका फिजिक्स हुआ, अभी बायोलॉजी हो रहा है उसी तरह से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, या यजुर्वेद से? यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद। यजुर्वेद। देखो, हम लोग क्या मतलब इसमें बहुत लोग ऋग्वेद शायद आंसर करते सोचते, ठीक है, इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ जहाँ पे कंफ्यूजन होता है लोगों को, उनको बिल्कुल क्लियर करना है। जो वैदिक युगीय सभा थी, वो गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी। राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होती थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। सभा क्या थी? दो चीजें होती थी ना वैदिक काल में। प्रजापति की दो पुत्री बताई गई थी, सभा और समिति। सभा और समिति। तो सभा क्या था और समिति क्या था? तो सभा एक काउंसिल होती थी,
ठीक है, ये एक मंत्रिपरिषद थी, मिनिस्टर काउंसिल थी। ठीक है, मंत्रिपरिषद थी, मिनिस्टर काउंसिल थी। वैदिक युगीन जो सभा थी, ये क्या थी? मंत्रिपरिषद थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। उस समय पे शासन प्रणाली कैसी होती थी? निरंकुश होती थी, प्रजातंत्र होती थी, गणतंत्र होती थी, या वंशानुगत राजतंत्र? आंसर करिएगा। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? तो उस समय जो आपकी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र थी। एक सेकेंड। उस समय जो आपकी शासन प्रणाली कैसी थी? गणतंत्र थी। राजा होता था, और राजा को कौन चुनता था? जनता चुनती थी। तो जनता का चुना हुआ शासन होता था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप लोग आंसर करिएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है ना। आपका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ए आपका आंसर होगा राइट, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा या योग? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, आंसर करिएगा आप लोग। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, तो जो आपकी सांख्य विचारधारा है, सांख्य, ये कैसी है? भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है सांख्य। सांख्य जो है आपकी भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। आप लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, किस वेद में जादुई माया वशीकरण का वर्णन है? तो आपको हमने बताया था ना, कौन से वेद में था जादू मंत्र? टोना डॉट का जादू मंत्र, वशीकरण, मैजिकल चार्म और स्पेल, मैजिकल स्पेल, किसमें बताया था आपको? तो जो सबसे लास्ट में आया है आपके, और इसको किसने लिखा है? अथर्व ऋषि ने लिखा है। अथर्व वेद किसने लिखा है? अथर्व ऋषि। अथर्व ऋषि ने लिखा है इसे। ठीक है, अथर्व वेद जो आपका चौथा वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अब आंसर करिएगा। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? उस दिन मैंने आपको बताया था ना, ऋग्वेद मंडलों की संख्या, अगर आपको याद हो तो बताइए। तो अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने बताया था आपको 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। और क्या बताया था? 10 मंडल होते हैं। ठीक है, 10 मंडल होते हैं आपके ऋग्वेद में। आपके 10 मंडल होते हैं। और कितने सूक्त होते हैं? 1028 सूक्त होते हैं। 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। और क्या होते हैं? 10,462 ऋचाएं। 10,462 ऋचाएं। तो आपसे क्या क्वेश्चन में पूछा गया था?
आपसे पूछा गया था कितने मंडल हैं, मंडल आपके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा आपका राइट आंसर, 10 हो जाएगा आपका राइट आंसर। आर्य भारत में संभवतः आए थे, कहाँ से आए थे आर्य? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से या अन्य क्षेत्र से? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो है भारत में कहाँ से आए थे? तो अगर आपको याद होगा तो मैंने पिछली क्लास में एक बार जिक्र किया था कि आर्य जो है वो भारत में कहाँ से आए हैं? वो आए हैं मिडिल ईस्ट से, मध्य एशिया से। ईरान के पास, इराक के पास का एरिया है, ठीक है, मध्य एशिया, वहां से आए हैं आर्य। तो मध्य एशिया से आए हैं। ये थियरी हैं, ऐसे कई जगह बड़े बड़े इतिहासकार दावा करते हैं, बट ज़्यादातर इतिहासकारों ने माना है कि मध्य एशिया से आर्य भारत में आए, ठीक है, मध्य एशिया से। तो आप भी मध्य एशिया याद रखेंगे। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपको किस में मिलता है? ये आपको मिलता है अथर्ववेद में, अथर्ववेद। और अथर्ववेद में हमने क्या क्या बताया था? अथर्ववेद, अगर आपको याद होगा तो अथर्ववेद में हमने क्या बताया था? रोग निवारण, इसमें रोग निवारण के बारे में बताया गया है अथर्ववेद में, ठीक है, रोग निवारण के बारे में बताया गया है। तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है, तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया है। जादू टोना के बारे में बताया गया है, जादू टोना, ठीक है, जादू टोना हो गया। और इसमें अंधविश्वास देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो मिथ्स हैं वो देखने को मिलते हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियां हो गई, सभा और समिति, और यहाँ पे कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, ठीक है। ये आपका किससे संबंधित हो गया? अथर्ववेद, डी हो गया आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था, क्या सभा थी, समिति थी, विदत थी या परिषद थी? तो अगर आपने एक जो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पे बनी है मूवी मोहनजोदाड़ो, आपने देखा होगा, तो उस समय भी एक संस्था होती थी विदत करके, उसमें शायद ऐसा ही कुछ नाम देखने को मिलता है। तो विदत आपका राइट आंसर होगा। ये ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था, सबसे पहली संस्था ऐसी कुछ बनी होगी वो विदत बनी होगी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन से हैं? भी ब्राह्मण ग्रंथ तो कई सारे हैं, कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, सबसे प्राचीन कौन सा है? ऐतरेय है, शतपथ है, गोपथ है, पंचविश है? तो ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, ये किस पे आधारित हैं? ऐतरेय ब्राह्मण, ये ऋग्वेद पे है। ये ऋग्वेद का मतलब ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो किसी ना किसी आपके उस पे लिखे गए हैं, जो है वेद पे। तो ऋग्वेद से जो संबंधित है ऐतरेय ब्राह्मण। अगर शतपथ ब्राह्मण की बात की जाए तो ये आपके यजुर्वेद से संबंधित है। और यजुर्वेद में भी बात की जाए तो यजुर्वेद के 2 भाग बताए गए हैं। एक तो शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? गोपद ब्राह्मण ये हमारे अथर्ववेद से संबंधित है, अथर्ववेद। और हमारा जो पंचविश ब्राह्मण है ये हमारा सामवेद से संबंधित है, सामवेद से संबंधित है। हमसे पूछ रहा है कि सबसे सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है, लेकिन हमसे यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ पूछ रहा है, ना कि हमसे वेद पूछ रहा है। तो आपका शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा राइट आंसर, बी। आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि किससे कौन सा संबंधित है, ठीक है।
और इसी शतपथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट करके इसको याद रखिएगा। इसी शतपथ में क्या बताया गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, अर्धांगिनी, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी, इसी में बताया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? आपकी जो गोत्र व्यवस्था है ये प्रचलन में कब आई? ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? गोत्र व्यवस्था देखो मैंने आपको क्या बताया था, पहले जो है कर्म आधारित होती थी व्यवस्था, जाति व्यवस्था कैसी थी? कर्म आधारित। जैसे जैसे आपका उत्तर वैदिक काल में हम लोग प्रवेश किए तब ये व्यवस्था आपकी कैसी हो गई? जन्म आधारित। और जब जन्म आधारित व्यवस्था होगी तभी तो पूछेंगे आप किस गोत्र के हो। ठीक है, गोत्र वोत्र का प्रचलन कब आया? ये आया है आपका उत्तर वैदिक काल में। बी होगा आपका राइट आंसर। उत्तर वैदिक काल में आपका गोत्र वगैरह ये व्यवस्था प्रचलन में आई है। अब आपका अगला क्वेश्चन है अनुलोम विवाह का अर्थ है। अनुलोम विवाह का अर्थ है, अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। अनुलोम विवाह। तो देखो दो विवाह जो है आपको याद रखने हैं। एक तो जब उच्च वर्ण का पुरुष होगा, उच्च वर्ण का पुरुष, पुरुष है आपका उच्च वर्ण का और स्त्री है निम्न वर्ण की, स्त्री है निम्न वर्ण की, इस तरह के विवाह को क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह। मतलब आपका मान लीजिए उच्च वर्ण में कोई आ रहा है, वर्ण मतलब जो जाति व्यवस्था है उसके हिसाब से, तो कोई उच्च वर्ण का पुरुष अगर निम्न वर्ण की महिला के साथ शादी करता है तो उस तरह के विवाह को क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह। ये आपका कैसा विवाह है? अनुलोम विवाह। और इसी के विपरीत प्रतिलोम विवाह कब होता है? प्रतिलोम विवाह कब होता है? जब नारी हो उच्च वर्ण की, नारी हो उच्च वर्ण की और पुरुष कैसा हो? निम्न वर्ण का। इस तरह के विवाह को क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह। और अगर इस तरह के विवाह की बारे में आपको थोड़ा और जानना है तो आप आदिवासियों के विवाह जो सिस्टम है उसको, पैटर्न को पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह होते रहते हैं। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो इसे कैसा विवाह कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहते हैं। वैदिक युग में यव कहा जाता है, तो यव, यव की ही तो जो है आपकी, जब भी हवन होता था, अभी भी हवन होता है जब, उसमें हम किसको मतलब जो है आहुति देते हैं? हवन में आहुति किसकी देते हैं? जौ की देते हैं, यव की देते हैं। ठीक है, जौ होगा आपका राइट आंसर। प्राचीनतम व्याकरण, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? अष्टाध्यायी के रचनाकार, तो अष्टाध्यायी कभी भी आएगा आपको राइट आंसर आपका होगा पाणिनि। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति। तो सबसे प्राचीन वही जो आपकी मनुशतरूपा वाली जो है पूरा, वही मनु स्मृति होगा आपका सबसे प्राचीनतम स्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत पुराण।
तो आपका आदि काव्य कौन है? आदि काव्य है आपका रामायण। रामायण है आपका आदि काव्य। ठीक है, आदि काव्य है रामायण। वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण। लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, प्राचीनतम पुराण है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, या आपका विष्णु पुराण, या वायु पुराण। और एक बार तेजी से ये भी बताएंगे कि कौन सा पुराण किससे संबंधित है, अगर किसी को पता हो। चलो मैं ही बताता हूँ। आपका मत्स्य पुराण किससे संबंधित है? ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, पहली बात। ठीक है, जो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सबसे प्राचीन है। ठीक, और दूसरी बात क्या है? ये आंध्र, जो आपके साउथ इंडिया में आंध्र और सातवाहन साम्राज्य हुए हैं, ये उनसे संबंधित है। भागवत पुराण किससे संबंधित है? तो भागवत पुराण आपका श्री कृष्ण भक्ति से। श्री कृष्ण भक्ति, भागवत पुराण। राधे राधे, राधे राधे हो जाना समझ लीजिए आपका भागवत पुराण। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, इसमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, तो थोड़ा टफ क्वेश्चन आएगा कि मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, या विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है। ऐसे ही वायु पुराण, ये आपकी गुप्त वंश, गुप्त वंश। ठीक है, तो आपसे पूछा प्राचीनतम, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण ए। तो ये थे कुछ आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद अगर बताने के लिए आपको अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा में बताना चाहूँ, तो मनुस्मृति आपका सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ है, शुंग काल का ग्रंथ है। ठीक है, नारद स्मृति, ये आपके गुप्त युग की जानकारी देता है। ठीक है, तो इसके बाद अन्य वैदिक साहित्य। ठीक है, बाकी आपका जो भी है इम्पोर्टेंट बुक्स वगैरह हैं वो सब हैं, तो मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। मैंने आपको बताया, कुछ रचनाओं के बारे में बात किया आपसे। ठीक है, एक अब कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देख लीजिए, बता ही देता हूँ। सबसे पहली आपकी रचना देखनी है आपको, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखी है? तो चाणक्य। किस किस समय की है? तो मौर्यकालीन। मौर्यकालीन हमें इतिहास देखने को मिलता है। और किस तरह की बुक है, इस पे क्या क्या है, क्या विषय है इसका? तो मौर्यकालीन राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति। और भाषा क्या है? संस्कृत में है ये बुक। दूसरा आपका क्वेश्चन देखेंगे, आपका दूसरा है राजत रंगड़ी। राजत रंगड़ी, देखो राजत रंगड़ी जो है वो आपकी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। कल्हड़ हो जाएगा। अब अच्छा, ये तो चलो आपको पता है कि राजत रंगड़ी कल्हड़ ने लिखी है, लेकिन ये किस भाषा में है? तो ये संस्कृत भाषा में है। और इसके बाद अगर पूछें कि इसमें किस चीज के बारे में जानकारी दी गई है, तो ये है कश्मीर का इतिहास। आपको कश्मीर का इतिहास देखने को मिलता है राजत रंगड़ी में। ठीक है, कश्मीर का इतिहास। तीसरा आपको ध्यान रखना है चचनामा, बहुत फेमस रचना है चचनामा। इसके राइटर हैं अली अहमद। अली अहमद, अली अहमद है। अरबों की सिंध विजय, और ये किस में है? फारसी भाषा में, चचनामा। इसके बाद बात करेंगे एक और आपकी महत्वपूर्ण रचना है, जो अष्टधाई हमने देखा, पाणिनि, तो ये तो मैंने बता दिया। ये भी आपका संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है। चौथा आपका हो जाएगा गार्गी संहिता। गार्गी संहिता, और गार्गी संहिता में भी बात करें तो ये इसके लेखक कौन है? कात्यायन।
कात्यायन। ठीक है, गार्गी संहिता कात्यायन। इसके विषय, इसमें क्या मतलब क्या क्या जानकारी मिलती है, तो ज्योतिषी की जानकारी मिलती है और भारत में होने वाले यवन आक्रमण की गार्गी संहिता से। ठीक है, और आपकी एक महत्वपूर्ण बुक है महाभाष्य। महाभाष्य, बस ये लास्ट चीज है, उसके बाद मैं इसको इसके लेखक हैं तो पुष्पमित्र शुंग, एक राजा होते थे पुष्पमित्र शुंग, इनके जो पुरोहित थे पतंजलि, इन्होंने लिखी है महाभाष्य। पतंजलि, योग गुरु पतंजलि। ठीक है, इसमें से किसकी जानकारी मिलती है, तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है। ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। इस क्लास को एक बार अच्छे से शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए जुड़े हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो उसे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।